हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा भवन एकेडमी। मेरा नाम राहुल पुंडीर है और हम आज अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बताने से पहले, जैसा कि हमें पता है, आपको पता ही होगा कि नीट और जेईई की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको इससे पहले 4 टॉपिक्स के बारे में करा चुका हूँ। पहला आईयूपीएसी था, देन सेकेंड वन जो हमारा था वो स्टेबिलिटी था, तीसरा मोल कॉन्सेप्ट था एंड लास्ट हमने अभी रिडॉक्स रिएक्शन किया था। तो फाइनली फिफ्थ टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म है। आपको अगर वीडियो के किसी भी कंटेंट में या फिर किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि उसको आप उस डाउट को क्लियर कराने की। ठीक है, तो कोशिश करें आप वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि एक बार वीडियो देखने में शायद चीजें इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके उतना देने की कोशिश की है। तो मे भी मैं इतना बेसिक डेप्थ तक नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं बेसिक से बेसिक आपको समझा सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कुछ और नहीं होता है, सिंपली सा फॉर्मूला होता है। अगर आपका केमिकल फॉर्मूला सेम है, अगर आपका केमिकल फॉर्मूला सेम है और वो स्ट्रक्चरली या फिर उसकी शेप या फिर उसकी ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट होती है, ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट होती है तो वो आइसोमर बनाता है। यानी कि आइसोमर कुछ और नहीं होता, जहां पर आपका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और वो स्ट्रक्चरली या फिर उसकी शेप या फिर उसकी ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट होती है तो वो हमारा आइसोमर बनाता है। देखो, आइसोमर को मेनली हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले आइसोमर स्ट्रक्चरल, यानी कि एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं ये वो आइसोमर्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट। सेम उसी प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका केमिकल फॉर्मूला फिर भी सेम रहेगा क्योंकि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही यही है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो का मतलब है ओरिएंटेशन से। आपकी यहाँ पर क्या चेंज हो रही होगी, ओरिएंटेशन चेंज हो रही होगी और केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। उन आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 भागों में बांटा है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल को फाइनली फिर से हमने 2 भागों में बांटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कन्फॉर्मर्स के बारे में हम वैसे शॉहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में एक एक करके वैसे हम सबको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है या फिर कौन कौन सा इसका टाइप होता है। तो सबसे पहला आता है चेन आइसोमर। क्या होता है, चेन आइसोमर। तो समझिए चेन आइसोमर होता क्या है। ये जो चेन आइसोमर है ना, इसमें सब जो छुपा हुआ है चेन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है समझे एग्जांपल से। सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर मैं बोलता हूं मिथेन या बोलता हूं इथेन या बोलता हूं प्रोपेन, ये 3 बंदे कोई भी आइसोमर शो नहीं करते हैं, क्योंकि मिनिमम अगर आपको स्ट्रक्चर किसी का चेंज करना है तो मिनिमम कंडीशन होती है, अगर आपको एल्केन में अगर आपको कोई भी चेन आइसोमर चाहिए, क्या चाहिए, चेन आइसोमर चाहिए, तो आपको मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होते हैं अगर आपको कभी एल्केन में आइसोमर या फिर चेन आइसोमर देखना होगा। तो हम एग्जांपल में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं दिखाने वाला है। हम बात करेंगे C4H10 की।
अब मैं इसको कितने तरीके से बना सकता हूँ, देखो एक तरीका मेरे पास ये है, सिंपली मैं चेन बना दूं C4H10 की, या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, मैं ये बना दूं, यानी कि दोनों कंडीशन में जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो ये भी C4H10 आएगा और ये भी C4H10 आएगा। लेकिन जब आप इसकी नोमेनक्लेचर करने बैठोगे तो वो चेन नाम से याद रखना है, अभी मैं बताने वाला हूं कि क्या कहने वाला हूं। जब भी कभी चेन आइसोमर को पहचानना होगा क्या करना होगा, जब आप इसका नामकरण करोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो ये ब्यूटेन आएगा। क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा, ठीक है। अगर जब आप इसका करोगे तो सीधी सी बात है 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। अब ये इसका चेन आइसोमेरिज्म कैसे हुआ, तो याद रखना चेन का मतलब क्या होगा कि आपका जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड की जो चेन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, या कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। यहाँ पर रूट वर्ड आपका क्या था, ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन को दिखा रहा था, यहाँ पर रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप, यानी कि 3 कार्बन को दिखा रहा है। यानी कि जब कभी भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या याद रखना है, रूट वर्ड आपका चेंज हो रहा हो, क्या चेंज हो रहा हो, रूट वर्ड आपका अगर चेंज हो रहा होगा तो वो आइसोमर कौन सा आइसोमर होता है, चेन आइसोमर। अब हम अपने सेकंड आइसोमर्स की तरफ चलते हैं। सेकंड वन पोजीशन आइसोमर। अब ये पोजीशन आइसोमर क्या है, देखो आइसोमर का याद रखने का तरीका क्या है, पहला वर्ड पकड़ लो आप। जैसे कि चेन में मैंने क्या बताया था, आप चेन पकड़ो, चेन मतलब क्या आपका रूट वर्ड। जब मैंने IUPAC सिखाई थी तब आपको बताया था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन इन द एंडिंग क्या बता था उसका, रूट वर्ड। तो अगर जब भी रूट वर्ड चेंज हो रहा होगा तो आपका वो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर। लेकिन जब पोजीशन की बात आ रही है तो आप पोजीशन को पकड़ के रखिए। पोजीशन का मतलब क्या है, इन द एंडिंग कहीं ना कहीं पोजीशन के साथ कोई चेंज हो रहा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CCCOH एंड CCCOH, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। फर्क क्या है, जब मैं इसकी नोमेनक्लेचर करूंगा तो ये क्या आएगा, प्रोपेन 1ऑल। जब इसकी नोमेनक्लेचर करूंगा तो क्या आएगा, प्रोपेन या फिर प्रोपेन 2ऑल। कहने का मतलब प्रोपेन 1ऑल और ये क्या है, प्रोपेन 2ऑल। तो जरा आप देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन यहाँ पर क्या थी, पहली, और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी। यानी कि मोटा बात क्या निकल के आती है कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ये चेन नहीं है, यहाँ पर भी प्रोप है और यहाँ पर भी प्रोप है, यानी कि रूट वर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये चेन आइसोमर नहीं है। ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। क्यों, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है, और यही कारण है कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो निकल कर आता है, जो आपको याद रखना है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, एस्टर, ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो आपको पता होना चाहिए, ये अल्कोहल था तो हमने इसको दूसरी पोजीशन दे दी, या फिर इसके अलावा हैलोजन होता तो भी हम कोई सी भी पोजीशन चेंज कर सकते थे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देनी होती है। लेकिन जब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एस्टर, ये क्या होते हैं, प्रायोरिटी में बहुत आगे आते हैं। जैसा कि मैंने सीरीज दिखाई थी, तो ये प्रायोरिटी में सबसे आगे आते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है कि इसको मुझे हर हालत में पहली पोजीशन देनी है तो देनी ही है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि इसकी पोजीशन कभी दूसरी आ जाए, क्योंकि ये प्रायोरिटी में सबसे आगे है। और मैंने बताया था नेमिंग के दौरान कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हमें मिनिमम से मिनिमम नंबर देना होता है। तो ये जो भाई साहब हैं ये कभी हटते ही नहीं है, तो चांस ही पैदा नहीं होता कि इनकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो, और यही कारण है ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब हम तीसरा आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप, मैंने क्या कहा, आप कुछ मत करिए, आइसोमेरिज्म जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है आप कीजिए क्या कीजिए, पहला वर्ड पकड़िए, उसमें रूट वर्ड पकड़ा था, इसमें आप क्या पकड़ोगे, पोजीशन पकड़ना है, और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अब इसमें फंक्शनल। अब ये फंक्शनल का क्या मतलब है, देखो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, ये सारे फंक्शनल ग्रुप से होते हैं।
तो जब फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है तो आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जो एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में कहूं तो एल्डिहाइड किसका आइसोमेरिज्म है? कीटोन का। किसका आइसोमेरिज्म है? कीटोन का। ठीक है, तो एल्डिहाइड किसका आइसोमेरिज्म है? कीटोन का। सेम ऐसे ही अल्कोहल किसका आइसोमेरिज्म है? ईथर का। ठीक है, एसिड किसका आइसोमेरिज्म होगा? एस्टर का। कहने का मतलब है कि जब एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है बिना केमिकल फॉर्मूला चेंज किए, उस आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एसिड का पेयर किसके साथ होगा? कीटोन का। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है कि एसिड का सॉरी एल्डिहाइड का जो पेयर होगा वो ईथर नहीं होगा, एल्डिहाइड का पेयर कभी अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि खुद सोचो ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी एक क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो जो आइसोमेरिज्म है अगर आप इसका पेयर इससे कराओगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि एल्डिहाइड का पेयर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हो गए। अब हम चौथे प्रकार का आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फोर्थ, टॉटोमेरिज्म। सॉरी, टॉटोमेरिज्म से पहले हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। सबसे फर्जी आइसोमर जिसको कहा जाता है वो मेटामेरिज्म होता है। इसमें होता कुछ नहीं है। क्या होता है, मान लो जैसे कि मैंने कोई भी ग्रुप रखा, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है, और ये दोनों कैसे आइसोमेरिज्म है? मेटामेरिज्म या फिर मेटामर आइसोमेरिज्म है। कैसे पता किया? जहां आपका ग्रुप लगा हुआ था, जिस जगह आपका ग्रुप लगा हुआ था उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं? देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन थे और इसके राइट हैंड साइड में कितना था? 1 कार्बन था। सेम जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे? 2 कार्बन, और इसके राइट हैंड साइड में कितने थे? 2 कार्बन। यानी कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल कार्बन से चाहे तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाता है, उस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म या फिर मेटामर आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां पर ये क्या हुआ? एक सिंगल कार्बन से, ये जो था सिंगल कार्बन से राइट हैंड साइड में खिसक गया, और इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? मेटामर आइसोमर कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्लोरीन था और ठीक है तीसरी पोजीशन पे था, और इस बार ये किस पोजीशन पे था? तो ये भी किसका आइसोमेरिज्म हो गया? मेटामेरिज्म का। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था ये तीसरी पोजीशन पर था, इसके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में भी 2 थे और राइट हैंड में भी 2 थे, लेकिन फाइनली इसमें जब गए तो इसके राइट हैंड में सिर्फ 1 कार्बन था और इसके लेफ्ट हैंड में 3 कार्बन थे। तो ये किसके एग्जाम्पल है? मेटामर आइसोमेरिज्म के। ठीक है, एक और आइसोमर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब कीटोन फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? देखो, मेनली अगर देखा जाए ना तो कीटोन फॉर्म मोर स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। जो कीटोन फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। तो मैक्सिमम जितने भी कंपाउंड्स आप देखोगे तो हमेशा कीटोन फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी भी इनोल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अगर एक्सेप्शन देखा जाए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रिंग बना दूं और ये आपका ऐसे, ये क्या है? आपकी कीटोन फॉर्म है। देखो, ये कीटोन फॉर्म क्या करती है? अपने आप को रीअरेंज करती है। ये क्या करती है? अपने आप को रीअरेंज करती है और इनोल फॉर्म बना लेती है। क्या बना लेती है? कीटोन फॉर्म अपने आप को इनोल फॉर्म। मेनली मैंने क्या कहा? कीटोन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। लेकिन ये एक एक्सेप्शन कह सकते हैं या फिर एक एग्जांपल कह सकते हैं जहां पर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसके कीटोन फॉर्म से। तो कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर कीटोन फॉर्म क्या होती है? इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उस आइसोमर को हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कई जगह पर ऐसा देखने को मिलेगा। देखो, इनोल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इनोल क्या होता है? ये इनोल है। इनोल का क्या मतलब है? ईन प्लस का ओल, इसको हम इनोल कहते हैं। तो ये देखो, ये कार्बन कार्बन और कार्बन पे जो बॉन्ड लगा हुआ है इसके सिंगल बॉन्ड पे क्या है? OH।
तो ये क्या है, इन और ऑल, इसी को हम इन ऑल कहते हैं। इन प्लस का ऑल, अल्कोहल का ऑयल लेते हैं तो इसको हम इनॉल कहते हैं। तो मेनली जो फॉर्म्स होती है वो कीटोन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल देन इनोल फॉर्म। तो वो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनोल फॉर्म में। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा पर स्ट्रक्चरली वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और इसीलिए हम इस आइसोमेरिज्म को क्या नाम देते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नंबर 5 में भी शायद, तो टोटोमेरिज्म 5 में 6 है टोटोमेरिज्म, इसको हम क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टोटोमेरिज्म होता क्या है, तो टोटोमेरिज्म याद रखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी पता लगाना है डायरेक्टली, जब भी पता लगाना हो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। वैसे टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वही कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म आइसोमेर शो करेंगे। एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कुछ और एक और एग्जांपल लेता हूं, RC≡OR, कुछ और लेता हूं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, काफी, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और इनमें आपको पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो टोटोमेरिज्म आइसोमर शो कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपको, चलो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं और एक बीच में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो मुझे बताना है कि क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म या फिर टोटोमर आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, कभी भी टोटोमेरिज्म पता लगाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज्म या फिर टोटोमर आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के अटैच मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन क्या होता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके अटैच जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं देख रहा हूं यहाँ पर ये ग्रुप है, इसके अगर मैं साइड दोनों तरफ देखता हूं तो दोनों में से कहीं पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि दोनों में से कहीं पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये टोटोमर आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी कि टोटोमराइजेशन शो नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल, ये भी कीटोन है, इसके साइड में देखूं, इधर भी देखूं, इधर भी देखूं, R मतलब कि इथाइल या मिथाइल, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के बाद भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। मैं चाहता हूं तो CH3 इधर भी लगा सकता हूं और इधर भी, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये शो करेंगे। फाइनली इसके पास आते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पूछा जा चुका है कई बार, ये भी पूछा जा चुका है। देखो, अगर मैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसके इधर देखता हूं या इस साइड में देखता हूं, अगर मैं, देखो हाइड्रोजन है इसके पास, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, और अभी हमने एक तरीका पूछा, हमने देखा था कि जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या शो करेगा, टोटोमेरिज्म। तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर इसने हाइड्रोजन ले लिया, अगर हाइड्रोजन लेता है तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? ये पॉसिबल है नहीं, फिर वो रिंग कैसे रहेगी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो ये यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर इसने यूज किया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कंडीशन में वो क्या करता है, जो इसके पास पैरा पर हाइड्रोजन है, जो इसके पास पैरा पर हाइड्रोजन है, उसके साथ टोटोमेरिज्म शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यानी कि जब आपके पास ऑर्थो पर हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो पैरा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म शो करता है।
ठीक है, यानी कि ये भी शो करेगा। देन फाइनली इसके पास आते हैं। जब मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है इसके पास है हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो फाइनली फिर से वही सीन आएगा। इसके साथ तो कर नहीं सकता क्योंकि फिर से sp बन जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन स्टोर नहीं करेगा, लेकिन ये तो करेगा। इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक के साथ करेगा और बॉन्ड बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये भी शो करेगा। देन फाइनली इसके पास आते हैं, तो ये तो सिंपली पता चल रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी शो करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और आ रहा है मेरे दिमाग में, ये है कुछ ऐसे करके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या ये शो करेगा? देखो इसके पास भी चांस है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, इसके पास एक और इस यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके पास भी चांस है, इसके पास दोनों तरफ चांस है, इधर भी बना सकता है और ये इधर भी कर सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ करेगा तो फिर से sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसके साथ करेगा, जब ये इसके साथ करता है तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एंटी एरोमेटिक बना है। क्या बना है ये? एंटी एरोमेटिक, जो कि सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? लीस्ट स्टेबल। अब हम स्टेबिलिटी के लिए तो कर ही रहे हैं, और हम अपने कंपाउंड को सबसे लीस्ट स्टेबल बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, और यही कारण है कि ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये भी आ चुका है। यानी कि कुछ ऐसे, देखो जनरली अगर हमसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, हम बता देंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या फिर कुछ अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड होता है, एंटी एरोमेटिक है इसलिए शो नहीं करेगा। नॉर्मली अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो शो कर रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक बना लेगा इसलिए ये शो नहीं करेगा। फाइनली अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा हाइड्रोजन हमने कहा था, लेकिन यहाँ पर ये बना नहीं सकता क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, लेकिन पैरा के पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शो कर रहा है। तो फाइनली बस टोटोमेरिज्म के बारे में यही बताना था आपको। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखो याद करने के लिए टोटोमेरिज्म के ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना है। आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, क्योंकि वहां आपसे पीएचडी करने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए, ठीक है। बाकी आइसोमेरिज्म के आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे शिक्षा भवन एकेडमी को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।